आम्ही आता पोर्ट ब्लेअर एअरपोर्टवर आलेलो आहे। आल्या आल्या समोरच सावरकरांचा पुतळा आणि भारताचा झेंडा दिसलेला आहे। खूप छान वाटतंय। आणि हा आहे पोर्ट ब्लेअरचा एअरपोर्ट। वीर सावरकर आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असं ह्याचं नाव आहे पोर्ट ब्लेअरच्या एअरपोर्टचं। आता आपण सावरकरांच्या पुतळ्याच्या जवळ जाऊन पुतळा कसा दिसतोय बघूया। सुंदर पुतळा आहे। विनायक दामोदर सावरकर 28/5/1883 ते 26/2/1966। हे आहे सेल्युलर जेल आणि ह्याच्या समोर आहे वीर सावरकर पार्क। ते आपण संध्याकाळी बघूयात। बरेच वर्षांपासून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या या स्मारकाला भेट द्यायची इच्छा होती। ती इच्छा आज पूर्ण झाली। आपल्या सर्व लोकांनी जे देशासाठी बलिदान केलेलं आहे ते बघून अक्षरशः गहिवरून आलं। सुरुवातीलाच एक दालन आहे, त्याच्यामध्ये सेल्युलर जेल संबंधीची सर्व माहिती, तेथील जे कैदी होते त्यांची माहिती, दुर्मिळ छायाचित्र अशी सर्व माहिती या दालनात बघायला मिळते। सेल्युलर जेल को कैसे देखना है इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आप सुनेंगे तो आपको घूमने आसानी होगा। उसके बाद गाइड के साथ जाना चाहे तो आपकी मर्जी है, जा सकते हो आप। तो ये जेल का रेप्लिका मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। टोटल आपको दिख रहा है 7 विंग्स। सारे विंग्स के कनेक्शन बीच में सेंटर पार्ट के साथ मॉडल पे आपको दिख रहा है। किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है। इसका रीजन ये कि ऊपर जाकर देखेंगे इसके बैक साइड में सी है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया है। मॉडल पे जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही जेल को बनाया गया। सामने जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर थे रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते थे। इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन बना दी जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को आप लोग देख रहे हैं, यानी कि आप लोग इसी पार्ट में। यहीं से भी टूर स्टार्ट होगा। जो पीपल ट्री आपको दिख रहा है वहाँ पे लेके जाएंगे। जेल के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट रहेगा। सबसे पहले आपको लेके चलेगा यहाँ पे जो छोटे से घर आपको दिख रहा है ये फांसी घर, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को हैंग करते थे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो लंबा से आपको दिख रहा है बॉक्सेट, इसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करते, किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसका ब्रीफिंग होगा। टॉप तक लेके जाएंगे जेल देखने के लिए। एग्जैक्टली ब्रीफिंग 30 मिनट्स का होगा। ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, बनने के लिए कितना साल लगा और इसको काला पानी क्यों कहा जाता है, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही होगा। लौटने के टाइम एग्जिट पार्ट आपका यही रहेगा। तो इस सेक्शन को आप लोग रिविजिट करके भी देख सकते हो। जिसमें लिखा हुआ था सेलुलर जेल। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाया गया, ये सब जो है बर्मा से लाया गया। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था। नेवी बे, डंडस पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है, लाल कलर का मिलता है। बैक साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये भी जेल का एक पार्ट है। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं। उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर थे रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज़ करते थे। इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन बना दे जो आप लोगों ने देख कर आए। साइड में देखेंगे यहाँ पर 2 जोत जल रहा है। पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा, ये दोनों जो है स्वतंत्र जोत है। उन शहीदों की याद में जलाया गया जो कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगता है जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, इसके लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है लास्ट में एक पिलर, उस समय कहा जाता है कि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक हॉस्पिटल हुआ करता है। वो हॉस्पिटल अब रहा नहीं, पूरा टूट चुका है। उसके जगह पे मार्टियर्स कॉलम बनाया गया। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल सिंह ने उत्थान किया। रात को आप लोग शो देख चुके कि देखेंगे? देखेंगे आज शो आप लोग इसी चेयर पे बैठ के देखेंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा।
ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है ये 100 साल से पुराना पीपल ट्री है। 28 जून 98 में यहाँ पे हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी है पीपल का पेड़। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा। जैसा कि आप लोगों ने मॉडल पे देखा, बीच में भी देख सकते हो जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है वो जो है इस जेल का सेंट्रल टावर है, केंद्र मीनार। सारे विंग्स के कनेक्शन जो है सेंट्रल टावर के साथ होता है, यानी कि किसी भी गार्ड्स को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास से दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब पोल्ट्री कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल का। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखे थे। सेल के अंदर आपको लेके के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन नाइट टाइम में सेल के अंदर लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मिट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था इनका नाम था मैकविलियन। फर्स्ट जेल है डेविड बेरी, और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.25 लाख रुपए लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं, लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर। जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सोलो जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, मॉडल में आप लोगों ने देखा भी 7। यहाँ पे देख पाओगे सिर्फ 3 विंग को, 1 नंबर, 7 नंबर, बैक साइड में एक 6 नंबर। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफ़ी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल नजर आएगा। और विंग को कैसे बना के देखिए, 1 नंबर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन आपको दिख रहा है, वेंटिलेशन, रोशनदान जो है 9 फीट की हाइट पे बनाएगा। ये विंग नंबर 7 फ्रंट पोर्शन, यहाँ जो भी लोग रहेंगे देख नहीं सकते था आगे वाला विंग में कौन रहा, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाएंगे। और हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है लंबा से, यह है वॉक शेड, कार्यस्थल जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करते हैं। किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसका ब्रीफिंग आपको वहीं पे करेंगे। ये 2 छोटा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन, यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आपको सेंटर पार्ट में दिखाया गया है। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो टॉप में लास्ट कमरा आपको दिख रहा है, विंग नंबर 7 है, सेल नंबर 123। ये सेल जो है विनायक दामोदर सावरकर जी को, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नासिक कॉन्फ्रेंस के केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला, उसमें से 10 साल सावरकर जी इस जेल में काटे। इन्हीं के नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने। तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ नहीं, इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे। डेथ को रिलेशन देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है। इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। अभी पहला स्पॉट मैं लेके चलूंगा आपको फांसी घर, उसके बाद वर्कशेड, फिर अंदर आपको सेल दिखाया जाएगा। फांसी घर, ये जो छोटे से घर आपको दिख रहा है यही फांसी घर है। फांसी घर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि जो फांसी घर आप लोग देखोगे उस समय कहा जाता है कि इस फांसी घर में कोई शेड वगैरह कुछ नहीं था। ऊपर का छत, साइड का वॉल, ये व्हाइट रंग का वॉल, ये सब रिसेंटली बनाया गया है। ये ओपन गैलोस था, यानी कि खुला फांसी घर। अगर किसी को भी फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकते हैं। एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाया गया। डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें जो रस्सा लगाया गया, रोप, ये नया लगाया गया है। ओरिजिनल में इसको ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड का एक लीवर ओरिजिनल उसी समय है। जैसे ही लोग लीवर को खींचेंगे तीनों प्लेटफॉर्म एक ही साथ नीचे की तरफ खुलेगा। इनका बॉडी 8 फीट का डेप्थ, एक नीचे गड्ढा बनाया गया है, साइड से इनका डेड बॉडी को बाहर निकाल सके, और पीछे में एक छोटा सा डोर, यहीं से बाहर लेके जाने। और जब रस्सा देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक लोहे का रिंग लगाएगा।
कहा जाता है कि लोहे का रिंग को इस प्रकार से सेट करते थे, जैसे ही लीवर खींचता था प्लेटफॉर्म खुलता था, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने का काम करता था, जिससे इंसानों का जल्द से जल्द डेथ होगी। तो फांसी कर देखने के बाद बैक साइड के डोर से बाहर निकलकर इस वर्कशॉप पे चलेंगे, जहाँ पे आपको पनिशमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो जो लोग लंबे हैं सर बताएंगे, क्योंकि शेयर छोटा है सर पे लग सकता है, प्लीज माइंड करें। 3 लोग आकर देखेगा ऐसे, देखने के बाद बैक साइड के डोर से बाहर। लीवर लेफ्ट हैंड साइड देखने के बाद यहाँ पे चलेंगे। लीवर लेफ्ट हैंड साइड देखने के बाद वो क्या है वो? लीवर खींचने पे प्लेटफॉर्म अंदर ओ हाँ, वो रस्सी में लोहे का रिंग है ना। तो देखिएगा अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये जो है वर्कशॉप है, कार्यस्थल। यहीं पे फ्रीडम फाइटर्स को लाकर टॉर्चर किया जाता था। उस समय इसमें शेड नहीं था, ये भी ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके काम करा था। जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो पहला ऑयल मिल आप लोगों ने देखा, ओरिजिनल है। ये मॉडल आप लोग को समझाने के लिए रखा गया। तो यहाँ पे पहला पनिशमेंट देखेंगे, एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था। ऐसे रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है, रेसा जो आपको दिख रहा है। इतना रफ लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसे कूटते वक्त कहा जाता है कि इनके हाथ में पूरे छाला, यानी कि पूरा हाथ का स्किन निकल जाता है। और रस्सा का क्रॉसमें इस मशीन से इसे घुमाया जाता है, ऑल्टरनेट, एक का ऑपोजिट दूसरा घुमाया, ऐसे घुमा के रस्सी के क्रॉसमें बनाते थे। ये मशीन भी ओरिजिनल। उसके बाद जो नारियल होता था, इसको तोड़कर लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोपरा, वो ऑयल मिल के अंदर में डाला जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था, इसके बार में लोहे के काफी सारे वेट्स लगाते। वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के। जैसे गांव क्षेत्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे, 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास, 18 kg ऑयल पर डे। पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से रिफ्यूज करेगा, उनको नेक्स्ट पनिशमेंट की तरफ आएगी। और यहाँ पे देखेंगे, इसे जो है फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम जो आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल, ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम का कोटा को अगर पूरा नहीं कर पाए या काम करने से इनकार करता है, तो उनको बाहर लेके के सबके सामने खुलेआम में मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता, शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स तीनों चीज को बांध देते थे। एक कपड़ा लेते थे, उससे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था, जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया, यहाँ बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन नहीं है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा, पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे, बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। जैसे टॉयलेट जाएगा क्या होगा, स्किन टच होगा, दोबारा मार्क हो जाए। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और इसको जो मारने वाला होता है वो इंडियन होता है। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी लोग। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको वाटर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर की, जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए, नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको। यानी कि इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। इसका ओरिजिनल प्लेस बैक साइड में देखेंगे, व्हाइट कलर का स्टैचू खुले आम में रख के मारते। यहाँ पे देखेंगे पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी। पूरा बस्ती यानी बोरे का होता है घनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक ये ड्रेस को पहना के काम कराएं। गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता। उसके बाद 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, जिनको भी काम करने जेल से बाहर लेके जाएंगे कंपलसरी पहनना पड़ता था। गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था, जिसको कहा जाता है कॉन्विक्ट नंबर, ये गले पे लगा कर रखना पड़ता है। पहनने के लिए हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निक्कर। और चेन फिटर थोड़ा इजी था क्योंकि सेंटर में चेन लगा हुआ है,
चेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता था। पीरियड था 1 ईयर, 1 साल। उससे टफ इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन लॉक करके रखता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता है ना ही मोड़ सकता है, टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था, जो नॉर्मल होगा चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 साल 6 महीना 15 दिन। जा सकते हो व्यू पॉइंट ऑफ फोटोग्राफी के लिए। जब लौट कर आप लोग नीचे आएंगे तो ध्यान में रखिएगा, वो जो डोर खुला हुआ दिख रहा है आपको, वो जो है ओल्डन डेज गैलरी, जिसमें 100 ईयर्स बैक ऑफ दिस आइलैंड के कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है, रेयर कलेक्शन से जो ब्रिटिश गैलरी से कलेक्ट करके लगाए। सबसे ज्यादा फोटो उसमें अंडमान का पहला जेल रॉस आइलैंड का, अंडमान का दूसरा जेल वाइपर का है। फ्रीडम फाइटर्स को काम करता हुआ भी दिखाया गया, सेक्शन को लौटते वक्त देख सकते हो, सब ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है। यहाँ पे जब सेल देखने जाएंगे तो ध्यान में रखिएगा, जब सेल के सामने खड़े होंगे तो पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ की तरफ इसका लॉकिंग सिस्टम है। काफी स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम था, बहुत दूर से लॉक करते थे। कहा जाता है कि लॉक करने के बाद जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा, अगर इनको चाबी मिल जाएगा तो भी ताला खोल के नहीं जा सकता, वहां से लेके यहाँ तक इनका हाथ नहीं पहुंचेगा। राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है, जहाँ पे नाइट टाइम पे जरूरत को कोई सामान या खाना देने के लिए यूज करते थे। और एक सेल में एक ही जन को रखते थे। सेल का अंदर का डायमेंशन 13.5 बाई 7.5, सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटी। और जो भी विंग का रो शुरू होगा, पहला सेल आप लोग को बड़ा मिलेगा, डबल डोर है। पहला सेल को गार्ड सेल बोलते हैं। एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ खड़ा होकर ड्यूटी करता था। तो पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड लगता था। एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया टोटल 7 विंग, 3x7 कर दीजिए 21 गार्ड जोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए 23 गार्ड का जरूरत है। और विंग नंबर 7 में आखिरी वाला कमरा सावरकर जी का। सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था 50 साल का। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया भेजा। उससे इंडिया में बम बनाया, काफ़ी जगह पे विस्फोट किया। अंग्रेजों का बहुत सारा चीज़ नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिला। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, जिसे किसी ऑफिसर को शूट किया गया। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज ने बैठा के लेकर थे, जहाज का नाम था SS मोर। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्शलिस पोर्ट के वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भाग। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे ला गया, विंग नंबर 7 का आखिरी वाला सेल में रखा गया। इस जेल में सावरकर जी का पीरियड था 1911 से 1921, 10 साल। 21 के बाद इनको वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया, रत्नागिरी जेल। और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी के सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का मॉडल। मैं अभी आप लोग को यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर में आप लोग सभी लोग एक सेल के अंदर मत जाइए, सारा सेल खुला हुआ। जो सेल को आपको लॉक करके देखना देख सकते हो, फोटो लेना ले सकते हो। लास्ट कमरा सावरकर जी का देखेंगे, वापस लौटेंगे। सेंटर पार्ट में आपको जाना है, जहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर। सबसे ज़्यादा लोग मैंने बताया बंगाल के, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम नाम लिखा है। वहीं से सीढ़ी मिलेगा ऊपर वॉच टावर जाने के लिए। पहले वॉच टावर पूरा ब्रिक्स का बना हुआ था, वुडन का दोबारा बनाया गया लकड़ी का। और चढ़ने के टाइम थोड़ा ध्यान से चढ़िएगा, कुछ सीढ़ी बड़ा है, कुछ सीढ़ी छोटा है। टॉप में जाएंगे तो डायमंड शेप में प्लाई से कवर किया एक बॉक्स बनाया गया है, जो रात को साउंड लाइट शो में एक लाइट इफेक्ट्स के लिए। जब वापस लौट कर नीचे आएंगे तो ध्यान में रखिएगा, जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर में सामने में जैसा आप लोग जेल का मॉडल देखा तो उसको ग्लास से कवर किया गया। ये ओपनली रखा गया फोटोग्राफी के लिए। फैमिली के साथ आकर यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर सकते हो। आगे चलने के टाइम जो लोग लंबे हैं सर बचाएंगे, सीधे ऊपर चलेंगे। सेकेंड के टाइम सीढ़ी ओरिजिनल, साइड का वॉल भी ओरिजिनल। अभी लास्ट पॉइंट जा रहे हैं। बताया गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया गया, इसलिए बड़ा सेल है। एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ खड़ा होकर ड्यूटी करता था। और जो सेल का लॉकिंग सिस्टम मैंने बताया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ताला यहाँ पे मारेंगे, अलीगढ़ से लाके मारते थे, और चाबी देने पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक इनका हाथ नहीं पहुंचेगा। नाइट टाइम पे जरूरत का कोई सामान या खाना देने के लिए इसको यूज करते थे। लास्ट कमरा सावरकर जी का देखेंगे।
सभी सेल एक ही तरह सेम है। सावरकर जी का सेल में इसके कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया है, क्योंकि बाकी सभी लोगों को यहाँ तक का अलाउड था। सावरकर जी को बाहर कॉरिडोर में रखते थे ताकि वहाँ से खड़ा के सावरकर जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सकें। आता सगळ्यात शेवटची कोठडी आहे ती आहे विनायक दामोदर सावरकर म्हणजेच वीर सावरकर यांची। तर ती कोठडी आता आपण बघूयात। आता आपण इथे चाललो आहोत। ही जी पत्र्याची शेड दिसतीये तिथे जाणार आहे। तिथे आपल्याला सगळी ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स, ओरिजिनल फोटो हे सर्व बघायला मिळणार आहे।